नाउ कार्ल मार्क्स ने सही कहा है, आपने शायद सुना भी होगा। कार्ल मार्क्स का कोट है दैट रिलीजन इज एन ओपियम। धर्म एक तरह का आपका नशा है। ओपियम मतलब होता है वो जो नशा लोग करते हैं ना, चरस, गांजा, अफीम। तो रिलीजन इज एन ओपियम, यानी रिलीजन के लिए लोग किसी हद तक जा सकते हैं। एंड नियरली ऑल द मूवमेंट्स आप देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिलीजियस एंगल हमेशा जरूर रहा है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक सोशियो रिलीजियस वॉर बोलिए। इसमें आप देखेंगे एक रिलीजियस एंगल भी रहेगा और बाद में सोशियो रिलीजियस तरह का ये वॉर बन जाएगा। एक पूरा कम्युनिटी को अपने आप में शामिल कर लेगा और इनफैक्ट ये मूवमेंट या ये जो वॉर होगा, ये एक कम्युनिटी या एक रिलीजन, इनफैक्ट मोर देन वन रिलीजन, जहां पे हम बात करेंगे लगभग तीन रिलीजन, जिसको हम ज्यूज कहते हैं, अरब्स कहते हैं और क्रिश्चियनिटी कहते हैं, वो एक सिंगल प्लेस के लिए क्लेम कर रहे हैं और ये रिलीजन ही आज तक इस वॉर को जिंदा रखा है और जब तक रिलीजन रहेगा तब तक ये वॉर जरूर जिंदा रहेगा। नाउ इस सीरीज में बहुत सारा वीडियोस आएगा। ये एक जस्ट हम बेसिक आप लोगों को बता रहे हैं, एक बेसिक आइडिया, बिकॉज जितने भी इवेंट से हम आपसे डिस्कस करेंगे वो सारे इवेंट्स को और डिटेल में करने के लिए बाद में और वीडियोस आएंगे, राइट। और हमारा सीरीज ये चलेगा। एंशिएंट पार्ट में हम नहीं जा रहे इसका। नाउ इस पूरे इजराइल पैलेस्टाइन को समझने के लिए आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक एंशिएंट पार्ट, पहले क्या हुआ था। एक मिडाइवल पार्ट, जब यूरोप में कुछ हो रहा था, लाइक जब ओटोमन एम्पायर और ये सब थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अराउंड। और एक मॉडर्न पार्ट, दैट अभी ऐसा क्यों हो रहा है। ये स्ट्राइक अभी जो इजराइल और आपका जो पैलेस्टाइन वॉर है, या एक टेररिस्ट ग्रुप हमास जिसको आप बोल रहे हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। तो ये ऐसा क्यों है, इसको हम लोग देखेंगे, बट पार्ट पार्ट में। अगर एक वीडियो में करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। देखते हैं, शुरुआत होता है वॉर से। अभी तो वॉर चल ही रहा है और इनफैक्ट अभी ये वॉर नहीं चल रहा है। ये वॉर, इसका हिस्ट्री अगर आप ट्रेस करेंगे तो पिछले 3000 सालों से, मोर देन 3000 ईयर से चलते ही आ रहा है। और ये वॉर एक तरह से है कि वन रिलीजन इज ट्राइंग टू डिस्प्लेस द अदर रिलीजन फ्रॉम द रीजन। एक रिलीजन दूसरे को उस रीजन से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। नाउ एक ब्रीफ हिस्ट्री। पैलेस्टाइन, अगर आप जाएंगे, हमने ब्रीफ हिस्ट्री बोला, इट इज नॉट अ कंप्लीट हिस्ट्री। कंप्लीट हिस्ट्री के लिए अलग अलग वीडियोस बनाने पड़ेंगे। नाउ अलग अलग वीडियोस बनाने पड़ेंगे। अगर एक में इसको इंक्लूड किया जाए तो इट विल बी गोइंग मोर देन 6 आवर्स। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपको जस्ट एक आइडिया हो जाए। इजराइल, या फिर मोर पर्टिकुलरली इजराइल में एक जगह है जेरूसलम, वो बर्थ प्लेस या वो कुछ रिलीजन से एसोसिएटेड रहा है, पर्टिकुलरली इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। नाउ जुडाइज्म, ये मेन आपको इस पूरा इशू में दिखाई देगा। जुडाइज्म दिखाई देगा, ज्यूश दिखाई देगा और स्ट्रगल दिखाई देगा आपको जीविस वर्सेस इस्लाम या अरब वर्ल्ड। तो जेरूसलम वो बर्थ प्लेस रहा है या वो कनेक्टेड रहा है इन तीनों रिलीजन से। द ओल्डेस्ट रिलीजन जो था वो आपका जुडाइज्म ही बोला जा सकता है, क्योंकि उसी को ट्रेस करते हुए क्रिश्चियनिटी उससे बाहर आया है। और इस्लाम, द मोस्ट लेटेस्ट रिलीजन जिसको बोलिए 7th सेंचुरी AD में आया है। ये दोनों यानी जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी से कोरिलेटेड है। और हर कोई यानी हर रिलीजियस सेक्ट के लोग, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, जीविश हो जो जुडाइज्म फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपके क्रिश्चियंस हो, हर कोई क्लेम कर रहा है
कि इजराइल से वो कनेक्टेड है और इजराइल उनको किसी ना किसी हाल में चाहिए। सो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट है रिलीजन का, कॉन्फ्लिक्ट है रिलीजियस सेक्ट्स का। अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज क्लेम करेंगे और फिर वो फाइट करेंगे एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए। नाउ ये जो इलाका है, ये इट इज नॉट ओनली फॉर रिलीजन, इट इज अ स्ट्रगल फॉर रीजन, फॉर रिसोर्सेज। ये एक रिसोर्स रिच इलाका है। अरब वर्ल्ड जो आपका है वो ऑयल एंड गैस रिसोर्स के लिए शुरू से, हमेशा से एक रिसोर्स रिच रीजन रहा है। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था, वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था आपका औद्योगिक क्रांति, वो कोल बेस्ड इकोनॉमी था, कोल एंड स्टीम इंजन, इसी पर इंडस्ट्रीज चल रहे थे। उसके बाद आया ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, यानी अब कोल का यूज कम होने लगा, ऑयल इसका डिमांड बढ़ रहा, और ऑयल जब बढ़ रहा था तो कुछ ऐसा जगह का जरूरत था जहां से ऑयल आप निकाल पाए। एंड अरेबिया, या बोलिए द अरब पार्ट, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यहां पे ऑयल के रिसोर्सेज हैं। सो जो इस एरिया पे कंट्रोल करता, वो इन रिसोर्सेज पे कंट्रोल करता, और जो इन रिसोर्सेज पे कंट्रोल करता, ऑयल पे कंट्रोल करता, वो उतना ज्यादा ही इंडस्ट्रियली डेवलप होता, इकोनॉमिकली डेवलप्ड होता, और उसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड में एक हेजेमनी, जिसको दादागिरी भी कहते हैं, दबदबा, वो रहता है। तो हर कोई चाहेगा कि इस रिसोर्स रिच रीजन को अपने हाथ में लिया जाए। नाउ पैलेस्टाइन जिस जगह पर है, या जिस जगह पे इसका जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो जगह एक कनेक्टिंग रूट भी है बिटवीन एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, यानी वो एक मेन लिंक आपका बनता है इन तीनों कॉन्टिनेंट के बीच में। ऑब्वियस है, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, अगर आपने पाइप को बीच से दबा दिया तो इधर का फ्लो उधर नहीं हो पाएगा। यानी जिसने इस रूट पे कंट्रोल पा लिया, वो जब मर्जी तब उस चीज को कंट्रोल कर सकता है, रूट को अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए आने जाने का पैसेज दे सकता है, या जिसे वो नहीं जाने देना चाहता है उसको रोक सकता है। अगर मैप की बात करें तो जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जगह लगभग यहीं पर है। नाउ 3 कॉन्टिनेंट्स हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हियर इट इज यूरोप, एशिया, अफ्रीका। और जिस जोन के लिए ये झगड़ा है, वो जोन है दिस वन। यहां एक इंपॉर्टेंट कैनल भी है, सुएज कैनल। रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट करने के लिए सुएज कैनल है। जिसने इस इलाके पर दबदबा बना लिया, वो रोक सकता है बाकी लोगों को एशिया या फिर अफ्रीका जाने से या यूरोप जाने से। सुएज कैनल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जहां से आपकी शिपिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है, एक ट्रांसपोर्टेशन रूट है जहां से ऑयल, आप अपने एटलस में देख सकते हैं, ऑयल या फिर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है गुड्स का। अगर उसको रोक दिया जाए या अगर उस पर कोई कंट्रोल पा ले, तो ये तो एक बहुत कमाल का अपने आप में शक्ति मिल जाएगा, और सारा झगड़ा फिर इसके लिए भी है। तो एक रिलीजियन इसमें है, बट रिलीजन से भी बढ़कर ये इशू है। तो रिसोर्स, पावर, ग्लोरी, तीनों वर्ड पे जरा गौर कीजिएगा। जिसके पास रिसोर्स रहेगा, जितना ज्यादा संसाधन रहेगा, वो उतना पावरफुल कहलाएगा। यूएसए जीडीपी आपका अराउंड 25 ट्रिलियन के आसपास है, रिसोर्स उनके पास है, संसाधन है।
ऑब्वियस है पावरफुल है, और जो जितना पावरफुल होगा उसका वर्ल्ड में उतना ग्लोरी होगा, नाम होगा, दबदबा रहेगा। तो तीनों यहां पे कनेक्टेड है। एक तरह से एक और चीज जोड़ दिया जाए, ग्रिड, लालच। पावर का नशा ऐसा होता है कि आप कभी उसको जाने देना नहीं चाहते, तो एक लालच भी इसमें एंगल कि नहीं, ये हम हमेशा पावरफुल रहे, हमें कोई और ओवरकम ना कर पाए, तो इस रीजन को हम कंट्रोल करके रखेंगे। तो ये रीजन का स्टोरी इन्हीं सारे वर्ड से समझ में आता है, रिसोर्स, पावर, ग्लोरी, ग्रीड। नाउ जरा सा आगे चलते हैं और समझ में आएगा। शुरुआत होता है आपका बेंजेटाइन, शुरुआत आपका होता है बोलिए तो रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर, कुछ एम्पायर्स के नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, डिटेल्स में आपको हिस्ट्री क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। हर किसी ने इस रीजन पे दबदबा बनाने का कोशिश किया, रोमन हो, बेंजेटाइन एम्पायर हो, ओटोमन एम्पायर। नाउ ओटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ये हार गए थे, पढ़ेंगे, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। हर किसी ने आप देखेंगे दैट दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस रीजन, बिकॉज फिर वही बात है, जिसका इस रीजन पे दबदबा, उसका एटलीस्ट वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर तो दबदबा जरूर है। तो ओटोमन एम्पायर की नाउ सेम हम लोग इसी एरिया का बात कर रहे हैं। तो हर किसी को और हर कोई ये रूट कंट्रोल करना चाह रहा है। एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री, और शुरुआत होता है आपके इजिप्शियन एम्पायर जो थे, उन्होंने बैनिश कर दिया था जीव्स को। नाउ जीव्स हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, तीनों मोनोएथिस्ट रिलीजन है। मोनोएथिस्ट मतलब इसमें आइडियल वर्शिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मूर्ति पूजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये मोनोएथिस्ट, ये एक ही भगवान को मानते हैं। और ये जब मूर्ति पूजन नहीं कर रहे थे, इसके वजह से जो इजिप्शियन एम्पायर थे वो अपना चाह रहे थे कि मूर्ति पूजन उनका किया जाए, बट जुडाइज्म, इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी, तीनों हमने बोला कि आइडियल वर्शिप को सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये नहीं कर रहे थे। अल्टीमेटली इजिप्शियन एम्पायर ने इनको भगा दिया अपनी जगह से, वहां से खदेड़ दिया, बैनिश कर दिया कि गो। बट आप जहां पर मूल इनका रिलीजन था, ये बार बार सोच रहे थे कि हमारा रिलीजन वहीं से आया है, हमारे भगवान वहीं पर है, हम वहां क्यों नहीं जा पाए, या फिर वहां पहुंचने का ये तरीका अपनाएंगे। और लास्ट में ये इस कदर एक स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल बन जाएगा कि एक आपको स्टेट बनाना पड़ जाएगा इजराइल, पैलेस्टाइन में। नाउ पैलेस्टाइन, इस चीज को जो इनको खदेड़ दिया गया, इसको बोलते हैं ग्रेट एक्सोडस। बाइबल में ये मेंशन्ड है। ग्रेट एक्सोडस मतलब लोगों का एक जगह से बहुत बड़े स्तर पर पलायन कर जाना या जगह छोड़कर चले जाना। सो पैलेस्टाइन में ये पीपल थे, इनका ओरिजिनेट रिलीजन का, जुडाइज्म का यहां पर हुआ था, बट इनको वो जगह छोड़कर जाना पड़ रहा था। ऑब्वियस है, किसी को आप अपने मूल जगह से हटाएंगे तो वो तो रिवोल्ट करेंगे ही। इंडिया में भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जो ट्राइबल रिवोल्ट्स है, फॉरेस्ट पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद आपको देखिए ट्राइबल रिवोल्ट्स नजर आता है। इसी के क्रम में बिरसा मुंडा रिवोल्ट बोलिए, चुआर रिवोल्ट बोलिए, चेरो रिवोल्ट, ये सब सब आपको नजर आता है, जनजाति जो रिवोल्ट है। बिकॉज कोई भी हो,
अपने मूल जगह से जुड़कर रहना चाहता है। छठ पूजा में लोग गांव जाते हैं, चाहे कहीं भी रहे वो जाते हैं अपने गांव। क्यों? क्योंकि यह वही उनका ओरिजिनेटिंग प्लेस है, वो अपने लैंड से जुड़कर रहना चाहते हैं। सेम इनके लिए भी था। पैलेस्टाइन में इनका ओरिजिनेट हुआ था, बट इनको हटा दिया गया। तो इनके मन में भी तो रहेगा कि हम अपने जगह पर वापस जाएं, उस जगह को ऑक्युपाई करें। एनीवेज, पैलेस्टाइनियन ने अपना जगह छोड़ दिया, उनका होम लॉस्ट हो गया, और फिर वो पूरे दुनिया भर में फैल गए। नाउ ज्यूज बोलिए, तो ज्यूज ये जो कम्युनिटी है, ये काफी टैलेंटेड कम्युनिटी है, काफी हार्ड वर्किंग, काफी टैलेंटेड लोग हैं, और इन्होंने अपना नाम स्थापित किया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीव थे, नोबेल प्राइज मिला था उनको। ओके, और ये जहां जा रहे थे, ये काफी हार्ड वर्किंग पर्सन थे। अपने आप को बनाना, अपने आप को खड़ा करना इन्हें बाखूबी आता था। फिलहाल ये स्कैटर्ड हो गए, और अरब्स, हमने बोला 7th सेंचुरी में एक नया रिलीजन आता है, इस्लाम, अंडर मुहम्मद। अरब्स इस्लाम के तहत आते हैं, और उनके जो प्रॉफिट या जो उनके कैलिफ रहते हैं, जिनको खलीफा बोलते हैं। नाउ खलीफा ये नाम आपने सुना होगा। खिलाफत मूवमेंट एक इंडिया में था 1919 में, जब तुर्की पे ब्रिटिश ने तुर्की पे विजय पा ली थी, राइट, एंड उनको हटाने का कोशिश। तो ये वही खलीफा, या उनके बोलिए तो हेड रिलीजियस पर्सन, इनके अंडर में अरब्स ने पैलेस्टाइन को अपना घर बना लिया। इट मीन्स पैलेस्टाइन ओरिजिनली कुछ लोगों का था, और अब कुछ लोगों ने उन पर, उस जगह पर कब्जा कर लिया। वो लोग छोड़कर चले गए, नए लोग वहां पर आ गए, अरब्स यानी ज्यूज चले गए, अरब्स आ गए। और अरब्स ने अब सोचा कि इस्लाम का विस्तार हुआ, फैलाव हुआ, और फिर उन्होंने सोचा कि पूरा एरिया को हम ही कंट्रोल करेंगे। ऑब्वियस है, और ज्यूज के मन में ये है कि हमारा जो रिलीजन का बर्थ प्लेस है वो कहां पर है? पैलेस्टाइन में, हमें भी कभी जाना है। फिलहाल ये फैल जाते हैं, और चारों तरफ फैल जाते हैं। नाउ अरब्स हो, यूरोपियंस हो, आपके वेस्टर्न पावर्स हो, हर किसी का, हमने बोला, इस रीजन में जबरदस्त इंटरेस्ट है। आप देख ही पा रहे हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। पा रहे हैं, अभी आप क्लियरली समझ पा रहे हैं। और पोर्ट्स यहीं पर हैं। अरब्स को लग रहा था सारा रिसोर्स उन्हीं के हाथ में आ गया है। यूरोपियंस सोच रहे थे इस पार्ट में हमें भी, हमारा क्रिश्चियनिटी भी तो वहीं पर है, तो ये एरिया तो हमारा ही है, रीजन। और ज्यूज जो पहले ही जा चुके हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हमें यहां पर कभी वापस आना है। नाउ ऑयल फील्ड, स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स सब यहीं पर है। और हम देखेंगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे कि ये जो एरिया है, यहां पर पोर्ट्स के लिए भी स्ट्रगल होगा। जब हम आएंगे सुएज कैनल इशू 1956 के आसपास, तो वो होगा। फिलहाल चले गए ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो हार जाते हैं, उनका डाउनफॉल हो जाता है। अरब्स वहां पर हैं। हिस्ट्री में हम बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहे, इस पर और अलग से फिर वीडियोस बनाया जाएगा। बट अभी शुरुआत होता है 1915-16 के आसपास से। जरा बहुत अच्छा से समझिएगा, 1915-16 के आसपास से शुरुआत होता है। स्ट्रगल तो शुरू से था, बट यहां से थोड़ा इंटेंस हो जाएगा स्ट्रगल। 1915-16 में एक हुसैन मैकमोहन लेटर्स सामने आया। शायद आपको इसका नॉलेज होगा इस नाम का, नहीं है तो इस पर फिर कभी डिटेल वीडियो होगा।
ये इवेंट उधर ही ले जाएंगे, हुसैन मैकमोहन लेटर। आप देख पा रहे हैं हुसैन, ये अरब वर्ल्ड के एक तरह के किंग थे, किंग, और ये चाहते थे कि पूरा अरब इनके कंट्रोल में रहे। और दूसरे आपको नजर आ रहा है हेनरी मैकमोहन, ये ब्रिटिश थे। आप नाउ ओटोमन एम्पायर के गिरने के बाद तुर्क्स, जो तुर्किश लोग हैं वो भी हैं इस रीजन में। तुर्किश बहुत फियर्स वॉरियर है, बहुत खतरनाक लड़ाके हैं, उनको हटा पाना मुश्किल था। नाउ ब्रिटिशर्स, उन्होंने सोचा क्या किया जाए तुर्क्स को यहां से बाहर करने के लिए। उन्होंने हुसैन साहब को, द किंग थे, बोला कि सर पूरा अरब वर्ल्ड तो आपका बात मानता ही है, ऐसा कीजिए कि सारे अरब या मुस्लिम वर्ल्ड को एक जगह कीजिए और बोलिए जिहाद करना है, जिहाद। नाउ ये वर्ड बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया है। जिहाद कुरान में मेंशन्ड है, जिहाद का मतलब किसी को मारना नहीं होता। कुरान में जिहाद का मतलब होता है अपने आप को बुराई से आजाद करना, लिबरेट करना, इस चीज को जिहाद कहते हैं। लेकिन अलग अलग समय पर जो मुस्लिम आपके रूलर्स रहे हैं, इस वर्ड का यूज करके मुस्लिम वर्ल्ड को एक जगह लाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हमें बुराई को हराना है, जो सामने वाला इंसान है वो बुरा है, उस पर जंग छेड़ दो, उस पर जिहाद कर दो। सेम कॉन्सेप्ट तालिबान भी यूज करते हैं, वो भी बोलते हैं जिहाद। सेम कॉन्सेप्ट जो आपके कश्मीर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तैयबा, ये भी बोलते हैं जिहाद। इनफैक्ट जिहाद का मतलब ये नहीं होता है किसी को मारना, जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर के बुराई को समाप्त करना। नाउ इन्होंने बुराई का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है कि सामने वाला इंसान बुरा है, उसको मार दो। जो भी हो, आपके ब्रिटिश, इन्होंने हुसैन को कांटेक्ट किया कि सर आप अरब वर्ल्ड के किंग हैं, आप पूरा अरब वर्ल्ड को, इस्लामिक वर्ल्ड को एक जगह लाइए और बोलिए कि तुर्क्स के अगेंस्ट जिहाद छेड़ दो। बिकॉज ब्रिटिश तुर्क को हरा नहीं पा रहे थे, टर्की को तो हरा दिया था, बट तुर्किश जो लड़ाके थे वो जा नहीं रहे थे अरब छोड़, तो उनको कौन हैंडल करेगा। ब्रिटिश ने सोचा हम क्यों इसमें परेशान हैं, लगा देते हैं ना। हमारे हुसैन जो हैं किंग, वो भी मान गए और उनको हसीन सपना दिखाया कि सर आप किंग बनेंगे अरब वर्ल्ड के, अगर ये तुर्किश नहीं रहेंगे तो चलिए जिहाद छिड़वा दीजिए। और जिहाद एक शुरू हो जाता है। ब्रिटिश कॉन्टैक्टेड किंग हुसैन, यूनाइट कीजिए आप मुस्लिम को और ऑर्गेनाइज कीजिए एक जिहाद, किसके, तुर्क्स के खिलाफ। नाउ यहां से अब एक और प्रॉब्लम ब्रिटिश शुरू कर दिया। तुर्क्स और अरब्स एक ही सेक्ट के हैं, बट उनमें एक एनिमिटी, दरार डाल दिया, उनके बीच में एक दरार डाल दिया। ब्रिटिश इसमें एक्सपर्ट है इस तरह के, आप आगे और देखेंगे इंडिया में भी उन्होंने ऐसा बहुत काम किया। 1909 में एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाने का कोशिश किया, उसके पहले 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल करने का कोशिश किया कि कुछ तो हो, लोग बिखर जाएं तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। यहां भी वो यही काम करते हैं कि इन्होंने तुर्क्स और अरब्स को लड़वा दिया, और जबकि दोनों एक ही सेक्ट, एक ही समुदाय के थे, बट अब दोनों दुश्मन बन गए बिकॉज तुर्क्स को बाहर निकालना, राइट। कुछ लेटर्स लिखे थे मैकमोहन साहब ने, जो वहां के किंग थे हुसैन, उनको, तो ये लेटर से ये बात सामने आता है। पैरेलली अगर आप लोग कुछ नोट्स भी बनाते जाएंगे तो बेटर रहेगा। नाउ यहां से शुरुआत हो रहा है और ये आपको दिखाई दे रहा है 1916 के आसपास, राइट। जरा सा आगे चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट यहां से अब शुरू हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है। रिमेंबर 1914 से 1918 का जो पीरियड है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो है ओटोमन एम्पायर।
ओटोमन एम्पायर को हराना है। तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिश इनकरेज्ड अरब्स, अरब्स को बोला, अभी तो आपको बताया, अरब को बोला कि आप एक रिवोल्ट कीजिए, किसके अगेंस्ट, ओटोमन एम्पायर के, ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट आप एक रिवोल्ट कीजिए, ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ आप एक विद्रोह कीजिए ताकि वो हार जाए। और ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट भी क्यों कीजिए, कुछ और कारण भी था, ये जर्मनी का एलाई था, ओटोमन एम्पायर जर्मनी का साथी था, जर्मनी के ही ग्रुप में था। हेंस जर्मनी, आपको पता भी होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुआ, जहां पर जर्मनी को तितर बितर कर दिया गया, पावरलेस बना दिया गया। और उसी समय एक और बीच डाल दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, राइज ऑफ हिटलर, वो जो भी हो हिस्ट्री का हम उधर नहीं जाना चाहते, नहीं तो टॉपिक से हम डाइवर्ट हो जाएंगे। जो भी आपके ओटोमन एम्पायर के खिलाफ, क्यों, क्योंकि ओटोमन एम्पायर जर्मनी का एलाई था, वो जर्मनी को हेल्प कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और ओटोमन एम्पायर काफी पावरफुल था, उन्होंने सोचा इनको कौन संभालेगा, चलो हुसैन है, हुसैन को बोला सर आप एक ऑर्गेनाइज कीजिए रिवोल्ट इस्लाम के तहत, आप तो किंग है, बोलिए सबको जिहाद करना है, वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ना है, जिहाद करना है, बुराई को समाप्त करना है। ये जो है ये आपके अरब, ये जो इस्लाम को खराब करने का काम कर रहे ओटोमन एम्पायर, तो अब इस्लाम को बचाने का समय आ गया है, तो एक वॉर किया जाए। फिलहाल आपको नजर आ रहा है कि यहां पर शुरू हो गया है एक तरह का कॉन्स्पिरेसी, एक तरह का साजिश, अरब्स को तुर्क्स ओटोमन एम्पायर के खिलाफ भड़काने का। फिलहाल हुसैन मैकमोहन लेटर में एक बात और कमाल का नजर आता है, कुछ वो नहीं बोलते हैं पैलेस्टाइन के बारे में, चुप हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने का है, पैलेस्टाइन के बारे में वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगले ही स्लाइड में आपको पता चलेगा क्यों ये हम बोल रहे हैं कि ये एक नोट करने वाला बात है। वॉर चल रहा है, ब्रिटिश वॉर में इन्वॉल्व है, वॉर में खर्च होता है, पैसे चाहिए, रिसोर्स चाहिए। नाउ इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्सेप्ट आता है, जब आप पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध, कहते हैं पासिंग द बक। थोड़ा अच्छा से समझिएगा इसको, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जहां आप किसी को लड़वा सकते हैं या आप किसी से काम करवा सकते हैं, वहां आप मत इन्वॉल्व होइए। जहां आप करवा सकते हैं डायरेक्टली आप मत इन्वॉल्व रहिए, आप साइड एक्टर रहिए, बाकी लोगों को काम करने दीजिए और इंतजार कीजिए एक सही मौके का, जब काम हो जाए तब आप बोलिए कि ये काम हमने कराया है, इसलिए अब हमारा क्लेम भी बनता है। ठीक है, ये गजब का कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट यूएसए भी फॉलो कर रहा है, बाइडेन अभी विजिट पे गए हैं, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे, बट ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं पासिंग द बक। पासिंग द बक। नाउ इसको सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो आप एक गेम खेल रहे हैं, आपके हाथ में बॉल है, एक म्यूजिक चल रहा है और बॉल को तब तक पास करना है जब तक म्यूजिक रुक ना जाए। तो तब तक लोगों को उलझा के रखिए जब तक प्रॉब्लम का समाधान हो ना जाए और आप इस पे कंटिन्यूड रहिए। समझे, सेम काम यहां ब्रिटिश कर रहा है, पासिंग द बक। शुक्रिया जी। पासिंग द बक, अरब्स को तुर्क्स के अगेंस्ट, अरब्स को ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। और जब आप वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं तो इनका नाम ही आपको नहीं मिलता है कि इन्होंने मदद किया था, नाम मिलता है कि ब्रिटिश और उसके एलाइज ने वर्ल्ड वॉर 1 जीता था। देख रहे हैं कितना कमाल का ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, करता है जी। आगे हम आपको बताएंगे तो और कमाल का ये चीज समझ में आए। एनीवेज, पैलेस्टाइन का कोई जिक्र नहीं है, लोग लड़ रहे हैं, ब्रिटिश खड़े होकर देख रहे हैं। नाउ एक और एग्रीमेंट नजर आता है,